दैनिक हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत है मित्रों। पिछली वीडियो में हमने शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में बात की। आज की वीडियो में हम संधि की परिभाषा और उनके प्रकार के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं मित्रों, संधि शब्द संस्कृत का है। इसका अर्थ है मेल, योग, जोड़, संगम। संधि की परिभाषा है कि दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने के कारण उनके मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। मित्रों, ये परिभाषा पंडित कामता प्रसाद गुरु ने दी। ऐसे ही अगली परिभाषा है कि जब दो या अधिक वर्ण पास पास आते हैं तो कभी कभी उनमें रूपांतर हो जाता है और इसी रूपांतर को संधि कहा जाता है। यह परिभाषा आचार्य किशोरीदास वाजपेयी की है। अगली परिभाषा है कि व्याकरण में वह विकार जो दो अक्षरों के पास पास आने के कारण या उनके मेल से होता है उसे संधि कहते हैं और ये परिभाषा हिंदी शब्द सागर के अनुसार है। तो मित्रों, यहाँ हमने देखा कि संधि का शाब्दिक अर्थ मेल, योग, जोड़ या संगम है और इनकी परिभाषा हमें ध्यान रखना है, जिसमें पहली परिभाषा पंडित कामता प्रसाद गुरु, अगली परिभाषा थी आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी के अनुसार और हिंदी शब्द सागर के अनुसार। ये हमने कुछ परिभाषाएं दी संधि की। अब हम संधि के भेद देखते हैं। तो संधि के 3 भेद हैं, जिसमें पहली संधि है स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी है विसर्ग संधि। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ स्वर संधि के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं, स्वर संधि दो स्वरों के परस्पर मेल से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं। अब इसमें ये कौन कौन से भेद हैं तो क्रम से देखते हैं। पहला भेद है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ संधि का दूसरा नाम सवर्ण संधि है, क्योंकि आ प्लस आ या ह्रस्व आ और दीर्घ आ, ह्रस्व ई और दीर्घ ई तथा ह्रस्व उ और दीर्घ उ, ये वर्ण परस्पर सवर्ण स्वर कहलाते हैं और सवर्ण स्वर संधि दशा में हमेशा दीर्घ, जैसे दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो दीर्घ स्वर संधि है, जिसमें सवर्ण स्वर जैसे ह्रस्व आ, दीर्घ आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ और दीर्घ उ, ये परस्पर सवर्ण हैं और ये संधि की दिशा में हमेशा दीर्घ ही, दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ हो जाते हैं। परिभाषा इस तरह से है कि ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व आ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री के बाद ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ह्रस्व उ, ह्रस्व री हो तो दोनों के स्थान पर क्रमशः दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ और दीर्घ री हो जाता है। अब इस चीज़ को हम इस सूत्र के माध्यम से देखते हैं। ये सूत्र ध्यान देना है कि ह्रस्व आ या दीर्घ आ प्लस ह्रस्व आ या दीर्घ आ किसी भी परिस्थिति में योग होने पर ये दीर्घ
आ हो जाता है। अब इस चीज़ को हम इन उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे ह्रस्व आ प्लस ह्रस्व आ और बराबर ये दीर्घ आ। जैसे लाभ प्लस अर्थी और ये शब्द बना लाभार्थी। तो इसमें ह्रस्व आ का योग हो रहा है। ऐसे ही ह्रस्व आ प्लस दीर्घ आ बराबर दीर्घ आ। जैसे देव प्लस आलय और शब्द बना देवालय। ऐसे ही अगला उदाहरण है दीर्घ आ प्लस ह्रस्व आ और बराबर दीर्घ आ। जैसे विद्या प्लस अर्थी और शब्द बना विद्यार्थी। अगला शब्द है दीर्घ आ प्लस दीर्घ आ के योग से भी बना दीर्घ आ। जैसे विद्या प्लस आलय और शब्द बना विद्यालय। तो मित्रों यहाँ पर ये ध्यान देना है कि आ का योग चाहे ह्रस्व आ से हो या दीर्घ आ से, दोनों परिस्थिति में दीर्घ आ ही रहता है और वहाँ पर संधि होती है कि दीर्घ स्वर संधि। अगला है संकेत सूत्र दीर्घ ई का। जैसे ह्रस्व ई या दीर्घ ई प्लस ह्रस्व ई या दीर्घ ई के योग होने पर दीर्घ ई बनती है। जैसे ह्रस्व ई प्लस ह्रस्व ई बराबर दीर्घ ई। जैसे रवि प्लस इंद्र और शब्द बना रविंद्र। ऐसे ही ह्रस्व ई प्लस दीर्घ ई और बराबर दीर्घ ई। जैसे गिर प्लस ईस और शब्द बना गिरीश। ऐसे ही कुछ और उदाहरण हैं। जैसे दीर्घ ई प्लस ह्रस्व ई बराबर दीर्घ ई। जैसे मही प्लस इंद्र और ये शब्द बना महेंद्र। अगला है दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई और बराबर दीर्घ ई। जैसे मही प्लस ईस और ये शब्द बना महिष। तो यहाँ हमने दीर्घ ई के खंड देखे कि दीर्घ ई ह्रस्व ई या दीर्घ ई किसी भी स्थिति में हो ओवन के योग से हमेशा दीर्घ ही बनता है। अब हम दीर्घ ऊ के खंड समझते हैं। इसका संकेत सूत्र ये है। संकेत सूत्र के ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ प्लस ह्रस्व ऊ या दीर्घ यू के योग से हमेशा दीर्घ ऊ ही बनता है। जैसे ह्रस्व ऊ प्लस ह्रस्व ऊ बराबर दीर्घ ऊ। जैसे भानु प्लस उदय और ये शब्द बना भानुदय। ऐसे ही ह्रस्व ऊ प्लस दीर्घ यू ये और बराबर दीर्घ ऊ। जैसे भानु प्लस ऊर्जा ये शब्द बना भानुर्जा। ऐसे ही दीर्घ ऊ प्लस ह्रस्व ऊ बराबर दीर्घ ऊ। वधु प्लस उत्सव और ये शब्द बना वधूत्सव। ऐसे ही दीर्घ ऊ प्लस दीर्घ ऊ बराबर दीर्घ ऊ। जैसे भू प्लस ऊर्जा और ये शब्द बन गया भूर्जा। तो देखा मित्रों यहाँ पर ऊ का योग चाहे ह्रस्व ऊ से होने पर या दीर्घ ऊ से होने पर, लेकिन जो बनता है वो दीर्घ यू ही है, दीर्घ ऊ हैगा। तो यहाँ हमने दीर्घ ऊ के खंड देखे। अब अगला है री। री प्लस री बराबर ये बड़ी री। हिंदी में दीर्घ री की संधि को वर्णमाला में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी इनसे सवाल बनते हैं। जैसे री प्लस री बराबर दीर्घ री। जैसे पितृ प्लस ऋण और शब्द बना पितृण। ऐसे ही मातृ प्लस ऋण और शब्द बना मातृण। स्वस्त्री प्लस ऋण और ये शब्द बना स्वस्त्रीण।
ऐसे ही जामातृ प्लस ऋण, तो ये शब्द बन गया जामातृण। ऐसे ही अगला शब्द है भातृ भातृ प्लस ऋण, ये शब्द बना भाद्रण। तो ये हमने दीर्घ स्वर संधि के खंड देखे, जिसमें दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ ई, ये ह्रस्व या दीर्घ किसी से भी मेल करने पर या योग होने पर हमेशा दीर्घ ही रहते हैं। और दीर्घ स्वर संधि की पहचान भी हमें ध्यान रखनी है कि अगर किसी शब्द में दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ री आए तो वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि हो गई। अब हम अगली संधि देखते हैं, वो है अगली संधि है गुण स्वर संधि। हिंदी व्याकरण में ए, ओ तथा अर, इन तीनों को गुण स्वर कहा जाता है, क्योंकि ए में आ तथा ई, आ कंठ और प्लस ई तालु का गुण, ओ में आ प्लस उ, आ कंठ और उ ओष्ठ का गुण, तथा अर में आ प्लस री, आ कंठ है और री मूर्धा है का उच्चारण स्थान संबंधी गुण समाहित है। गुण संधि में दो भिन्न भिन्न स्थानों से उच्चारित होने वाले स्वरों के मिलन से उन दोनों स्वरों के सामूहिक गुण वाला स्वर उत्पन्न होता है। संधि प्रक्रिया में इसे एकादेश कहा जाता है। इन उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे, जिसमें पहला है कि ह्रस्व आ या दीर्घ आ का योग ह्रस्वी या दीर्घी से होने पर ह्रस्व ए बनता है। जैसे ह्रस्व आ प्लस ह्रस्व ई और बराबर ह्रस्व ए, जैसे देव प्लस इंद्र और ये शब्द बना देवेंद्र। ऐसे ही ह्रस्व आ प्लस दीर्घ ई और बराबर ह्रस्व ए, जैसे देव प्लस ईश, ये शब्द बना देवेश। ऐसे ही अगला है दीर्घ आ प्लस ह्रस्व ई और बराबर ह्रस्व ए, महा प्लस इंद्र और शब्द बना महेंद्र। ऐसे ही दीर्घ आ प्लस दीर्घी और बराबर ह्रस्व ए, महा प्लस ईश, ये शब्द बन गया महेश। तो ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद चाहे ह्रस्व ई हो या दीर्घ ई, दोनों के योग से हमेशा ह्रस्व ए ही बनता है। तो यहाँ पर हमने एक खंड देखे। अब दूसरा है ह्रस्व आ या दीर्घ आ प्लस ह्रस्व उ और दीर्घ उ के संयोग से ह्रस्व ओ बनता है। जैसे ह्रस्व आ प्लस ह्रस्व उ बराबर ह्रस्व ओ, सूर्य प्लस उदय बराबर सूर्योदय। ऐसे ही ह्रस्व आ प्लस दीर्घ उ बराबर ह्रस्व ओ, जैसे सूर्य प्लस ऊर्जा और शब्द बना सूर्योर्जा। अगला था दीर्घ आ प्लस ह्रस्व उ, ये शब्द बना ह्रस्व ओ, जैसे महा प्लस उत्सव और शब्द बना महोत्सव। ऐसे ही दीर्घ आ प्लस दीर्घ उ और बराबर ह्रस्व ओ, जैसे महा प्लस ऊर्जा और शब्द बना महोर्जा।
तो यहाँ पर हमने ह्रस्व ओ के खंड देखे। आ का योग ह्रस्व उ या दीर्घ उ से होने पर ह्रस्व ओ बनता है। अब हम इसमें आगे देखते हैं। ह्रस्व आ या दीर्घ आ का योग री से होने पर अर बनता है। जैसे ह्रस्व आ प्लस री बराबर अर। जैसे उदाहरण लिया हमने देव प्लस ऋषि बराबर देवर्षि। तो यहाँ पर ह्रस्व आ और री के योग से अर शब्द बन गया है। अगला है दीर्घ आ प्लस री बराबर अर। जैसे महा प्लस ऋषि, ये शब्द बना महर्षि। अब यहाँ गुण स्वर संधि में कुछ अपवाद भी हैं। जैसे गुण स्वर संधि ऐसे शब्द जिनमें अर न होकर आर होता है, तो ये अपवाद में है। जैसे कंबल प्लस ऋण और शब्द बना कंबलार्ण। ऐसे ही वस्त्र प्लस ऋण वस्त्राण। भवन प्लस ऋण भवनार्ण। वत्स्तर प्लस ऋण वत्सतराण। ऐसे ही ऋण प्लस ऋण, मित्रों यहाँ पे प्लस का निशान है बीच में, गलती से छूट गया है। तो ऋण प्लस ऋण के योग से ऋण। ऐसे ही 10 प्लस ऋण के योग से बना दशार्ण। सम प्लस ऋचा और शब्द बना समर्चा। देव प्लस ऋचा के योग से देवर्षा। वेद प्लस ऋचा के योग से वेदर्चा। नियम ये था कि ह्रस्व आ का योग री से होने पर अर बनता है, लेकिन यहाँ अपवाद है, यहाँ अर न होकर आर होता है। तो इसलिए ध्यान रखेंगे। ये गुण संधि की कुछ उदाहरण हैं जो अपवाद में आते हैं। अगली संधि है वृद्धि स्वर संधि, जिसका नियम है यदि ह्रस्व आ अथवा दीर्घ आ के बाद ह्रस्व ए या दीर्घ आई आए तो दीर्घ आई होगा। दूसरा नियम है यदि ह्रस्व आ अथवा दीर्घ आ के बाद ह्रस्व ओ या दीर्घ उ आए तो औ होगा। अब इस चीज़ को हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे हमने यहाँ खंड किए हैं कि ह्रस्व आ प्लस ह्रस्व ए बराबर दीर्घ आई। जैसे 1 प्लस 1 और शब्द बना एकैक। अगला है ह्रस्व आ बराबर दीर्घ ह्रस्व आ प्लस दीर्घ ए बराबर दीर्घ ऐ। जैसे मत प्लस ऐक्य और शब्द बना मतैक्य। अगला है दीर्घ आ प्लस ह्रस्व ए बराबर दीर्घ ए। जैसे सदा प्लस एव और ये शब्द बना सदैव। ऐसे ही दीर्घ आ प्लस दीर्घ ऐ और बराबर दीर्घ ऐ। जैसे महा प्लस ऐश्वर्य और शब्द बना महेश्वर। तो हमने यहाँ पर दीर्घ ए के खंड देखे। तो दीर्घ ए आ का योग ए से होने पर आई बनता है, लेकिन संधि में चाहे वो आ ह्रस्व आ हो या दीर्घ आ हो का संयोग ह्रस्व ए या दीर्घ ए से होने पर दीर्घ आई बनता है। अभी हमने दीर्घ आई के खंड देखे। अब हम दीर्घ औ के खंड देखेंगे। जैसे ह्रस्व आ प्लस ह्रस्व ओ बराबर दीर्घ औ।
जैसे जल प्लस ओक, तो ये शब्द बना जलौक। ऐसे ही ह्रस्व आ प्लस दीर्घ औ बराबर दीर्घ औ, जैसे वन प्लस औषध, और शब्द बना वनौषध। दीर्घ आ प्लस ह्रस्व ओ बराबर दीर्घ औ, जैसे महा प्लस ओजस्वी, और ये शब्द बना महोजस्वी। ऐसे ही अगला है दीर्घ आ प्लस दीर्घ औ बराबर दीर्घ औ। यहाँ हमने लिया शब्द महा प्लस औषधि, तो शब्द बना महौषधि। तो मित्रों, यहाँ हमने वृद्धि स्वर संधि के बारे में देखा। तो वृद्धि स्वर संधि की पहचान हमें दीर्घ ऐ और दीर्घ औ का स्वर हो या उसकी मात्रा हो तो वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होगी। और दीर्घ ऐ और दीर्घ औ कैसे बनते हैं, तो इसके बारे में हमने अभी आपको बताया कि ह्रस्व आ और या दीर्घ आ का योग ह्रस्व ए या दीर्घ आई से होने पर दीर्घ आई, और ह्रस्व आ या दीर्घ आ का योग ह्रस्व ओ या दीर्घ औ से होने पर दीर्घ औ बनता है। अगली संधि है यण स्वर संधि। यह गुण स्वर संधि का उल्टा होता है, जैसे ह्रस्व ई या दीर्घ ई, ह्रस्व उ या दीर्घ उ, और री के बाद यदि इनसे कोई भिन्न स्वर आए तो ह्रस्व ई या दीर्घ ई का या ह्रस्व उ या दीर्घ उ का वा और री का रा हो जाएगा। ध्यान रहे, परिवर्तन केवल बाईं ओर होगा। दाईं ओर का स्वर या वा रा को मात्रा लगाकर पूरा करेगा। तो ये तो परिभाषा थी, लेकिन इस चीज़ को हम सूत्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे ह्रस्व ई या दीर्घ ई का योग असमान स्वर, असमान स्वर जैसे ह्रस्व ई और दीर्घ ई को छोड़कर कोई भी स्वर आएगा तो वहाँ पर या हो जाएगा। जैसे यहाँ हमने कुछ उदाहरण लिए हैं, प्रति प्लस एक और शब्द बना प्रत्येक। तो यहाँ पर ये ताप ह्रस्व ई की मात्रा है और ये ह्रस्व ए है के योग से या बना, लेकिन जो मात्रा है ए तो वो ये मात्रा इस पर लगी हुई है। तो यहाँ पर नियम में लिखा है ये कि दाईं ओर का स्वर या व रा को मात्रा लगाकर पूरा करेगा। तो यहाँ पर दाईं ओर में जैसे ए आ रही हैगी तो ए इस पे ये मात्रा लग गई। अब अगला देखते हैं। अगला शब्द है अति प्लस अधिक, और ये शब्द बना अत्यधिक। अब यहाँ पर दाईं ओर आ रहा था तो आ की कोई मात्रा नहीं होती हैगी, तो यहाँ पर आधा ह्रस्व ई और प्लस आ के योग से ये या बन गया। ऐसे ही अति प्लस आचार, और ये शब्द बना अत्याचार। सखी प्लस आगमन और शब्द बन गया सख्यागमन। ऐसे ही नदी प्लस अर्पण और शब्द बना नद्यार्पण। मित्रों, यहाँ पर ये द्या बना है, ये ह्रस्व है, ये मात्रा लगेगी, ये गलती से है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये यहाँ पे ह्रस्व नद्यार्पण होता है। ऐसे ही देवी प्लस आगमन और शब्द बना देव्यागमन। ऐसे ही अधिक प्लस आय और शब्द बन गया अध्याय। ऐसे ही अधिक प्लस आपक और शब्द बना अध्यापक। तो यहाँ हमने बताया कि ह्रस्व ई या दीर्घ ई के बाद में कोई भी असमान स्वर आए तो उनके योग से हमेशा या बनता है। अब हम अगला सूत्र देखते हैं। ह्रस्व उ या दीर्घ उ का योग असमान स्वर, जैसे ह्रस्व उ और दीर्घ उ को छोड़ करके कोई भी स्वर आएगा तो वहाँ पर वा हो जाएगा। जैसे मनु प्लस आदेश, शब्द बना मनवादेश
ऐसे ही मनु प्लस इच्छा से शब्द बना मनविच्छा। ऐसे ही सु प्लस अस्ति और शब्द बन गया स्वस्ति। ऐसे ही सु प्लस अल्प स्वल्प। सु प्लस आदेश स्वादेश। ऐसे ही सु प्लस आकार, ये शब्द बना स्वाकार। मित्रों, ये स्वाकार शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है, यह कर्मधारय समास बनता है। अब हम आगे देखते हैं। जैसे सु प्लस आगत वो शब्द बना स्वागत। ऐसे ही धातु प्लस एक वो शब्द बना धात्विक। यहाँ पर ये धातु शब्द गलत है। विशेष में ध्यान देना है कि स्वस्थ, स्वार्थ, स्वांग, स्वाभिमान, स्वकीय, स्वाधीन शब्दों में सु उपसर्ग नहीं है, स्व उपसर्ग है। मित्रों, जब हमने उपसर्ग के बारे में बात की थी या हम जब उपसर्ग पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने दो उपसर्ग बताए थे। एक तो सु उपसर्ग बताया था और एक बताया था स्व उपसर्ग। तो जो सु उपसर्ग होते हैं वो तो यण संधि के उदाहरण बनते हैं और स्व से यण संधि के उदाहरण नहीं बनते हैं, तो ये असमान अपवाद में आते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। यण संधि की एक और विशेषता ध्यान रखनी है कि यण संधि के अधिकतर शब्द होते हैं वो अर्ध शब्द होते हैं या संयुक्त शब्द ज़्यादा होते हैं यण संधि में, और इसकी पहचान या वा और रा से की जाती है। अब अगला इसमें और देखते हैं कि री का योग असमान स्वर से होने पर तो रा हो जाता है। जैसे हिंदी में 11 स्वर हैं और 11 स्वर में री आती है, तो री का संयोग री को छोड़ करके अन्य स्वर से होने पर रा हो जाएगा। जैसे संधियुक्त शब्द का जहाँ से विच्छेद किया जाए वहाँ पर त्र, त्रा, त्रि या त्रि। मित्रों, यहाँ पर भी त्रि है, त्रु, त्रु, त्रो इत्यादि संयुक्त वर्ण आए तो वहाँ यण स्वर संधि मानी जाएगी। जैसे कुछ शब्द लिए हमने, धात्री प्लस इच्छा बराबर धात्रिक्षा। तो मित्रों, री और प्लस ई के योग से री बना और री का योग जब ता से होने पर तो त्रि बन गया। ऐसे ही भ्रातृ प्लस आदेश और शब्द बना भ्रात्रादेश। ऐसे ही भ्रातृ प्लस इच्छा और ये शब्द बन गया भ्रातृक्षा। अगला शब्द है मातृ प्लस आदेश मात्रादेश। मातृ प्लस आनंद मात्रानंद। पितृ प्लस अनुमति पित्रानुमति। पितृ प्लस इच्छा पितृक्षा। पितृ प्लस उपदेश और शब्द बना पितृपदेश। तो यहाँ पर हमने यण स्वर संधि के उदाहरण देखे। यण स्वर संधि में एक तो हमें ध्यान रखना है या, वा और र शब्द में आए तो वहाँ पर यण स्वर संधि होगी, और यण स्वर संधि में अधिकतर संयुक्त अक्षर आते हैं, ये इनकी पहचान है। अब अगली संधि है अयादि स्वर संधि। ह्रस्व ए दीर्घ ऐ ह्रस्व ओ और दीर्घ औ के बाद भिन्न कोई स्वर आए तो ह्रस्व ए का अय, दीर्घ ऐ का आय, ह्रस्व ओ का अब और दीर्घ औ का आब हो जाता है। जैसे नई प्लस अन और ये शब्द बन गया नयन। ऐसे ही चई प्लस अयन और शब्द बना चयन। सई प्लस अन सयन। गई प्लस अख गायक। तो यहाँ पर अभी जो ह्रस्व की मात्रा लग रही थी तो वहाँ पर ये शब्द बन रहे थे जिन पर कोई भी मात्रा नहीं था, क्योंकि यहाँ पर ह्रस्व ए का आय हो रहा है। लेकिन जैसे ही दीर्घ ए आ रही हैगी तो वहाँ पर आय होगा। जैसे हमने लिखा गई और प्लस अख और शब्द बना गायक, क्योंकि आई का आय हो गया है। ऐसे ही गई प्लस अन और ये शब्द बन गया गायन।
नई प्लस अक और बराबर नायक। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखेंगे कि आई का अय और आई का आय होता है, वहाँ पर अयाद स्वर संधि होगी। ऐसे ही कुछ और उदाहरण हैं। पौ प्लस अन और शब्द बना पवन, भौ प्लस अन शब्द बन गया भवन। ऐसे ही श्रो प्लस अन का श्रवण, पौ प्लस अन का पावन, श्रव प्लस अन का श्रावण, भौ प्लस उक का भावुक, नव प्लस इक का नाविक, सौ प्लस अक का शावक, धौ प्लस अक धावक और धौ प्लस इका का शब्द बना धाविका। तो मित्रों इस चीज़ को भी हमें ध्यान देना है कि ह्रस्व ए, दीर्घ ई, ह्रस्व औ और दीर्घ औ, इन स्वर को छोड़ करके कोई भी स्वर आएगा तो वहाँ क्रम से ह्रस्व ए का अय, दीर्घ ऐ का आय, ह्रस्व ओ का अब और दीर्घ औ का आब हो जाएगा, और जो स्वर आएगा उसकी उस पर मात्रा लग जाएगी। इस तरह से हमने आज की वीडियो में स्वर संधि की परिभाषा और स्वर संधि के जो भेद हैंगे, दीर्घ स्वर संधि, गुण, वृद्धि, यण और अयाद स्वर संधि के बारे में जाना। तो मित्रों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।